हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड हमारी एनसीईआरटी की बुक है, इसका चैप्टर 9th। इसका नाम है भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में काफ़ी बदलाव हुए हैं और आपके सिलेबस में से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं आने वाली। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या है इसको समझ लो। इसमें आपको पढ़ना है गठबंधन का दौर, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपका यूपीए 1-2 और एनडीए 1-2-3-4। ठीक है, ये आपके टॉपिक हो गए। और विकास और सुशासन का मुद्दा जो है ये आपका टॉपिक हो जाएगा। तो एक बार आप ये देख लीजिए, ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक है और यही आपको पढ़ने हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक वगैरह टाइम पे मिल जाया करेंगे। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, आप यहाँ पे मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट हो तो। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें देखते हैं 1990 के बाद 5 मुख्य बदलाव जो थे वो कौन से थे। तो इसमें एक बदलाव ये होता है कि कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो जाती है। 1989 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो भी सरकारें आई वो लगभग सारी की सारी सरकारें आपको गठबंधन की ही दिखेंगी। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस प्रणाली, यानी जो एक कांग्रेस सिस्टम चला आ रहा था कि हमेशा कांग्रेस को ही बहुमत मिलता था, वो सिस्टम यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट बदलाव आपको ये दिखता है कि जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है ये ताकतवर पार्टी बन के उभर जाती है। फिर राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दा जो है वो छाया रहता है। इसको इमरजेंसी वाले चैप्टर में ऑलरेडी मैंने मंडल मुद्दा आपको बताया हुआ है। नई आर्थिक नीति अपनाई जाती है जिससे कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है, ये भी आपको समझना है। गठबंधन की राजनीति का उदय हो जाता है और इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है वो सारी की सारी गठबंधन की आती है। यही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, 1989 में क्या हुआ, एक ऐसी परिघटना हुई जिससे कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई। वो क्या सिस्टम था कि अब कांग्रेस को बहुमत मिलना बंद हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी को बहुमत मिलने लगा, नहीं। अब किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना, पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया। अब क्या करती थी, सभी पार्टियां आपस में मिलके, 2-3 पार्टियां, 4 पार्टियां मिलके गठबंधन बना के सरकार चला रही थी, क्योंकि जो बहुमत होता था वो नहीं मिलता था सबको। ठीक है, तो ये नया युग की शुरुआत हो जाती है यहाँ से। इस अ, इस नई प्रणाली को हम गठबंधन के युग के नाम से जानते हैं। और 1989 के बाद जो भी सरकारें आती हैं वो सारी की सारी गठबंधन वाली सरकारें ही आपको देखने को मिलेंगी। गठबंधन का युग, 1989 में कांग्रेस हार गई। किसी दूसरी पार्टी को भी इतनी सीटें नहीं मिली कि वो अपने दम पे सरकार बना ले। ठीक है, कांग्रेस अभी भी लोकसभा में बड़ी पार्टी जरूर थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने फैसला करा कि वो विपक्ष में बैठेगी। विपक्ष में क्यों बैठेगी, क्योंकि उसके पास उतना बहुमत है ही नहीं कि वो सत्ता में आ जाए, तो उसने फैसला लिया कि विपक्ष में बैठेंगे। तो ऐसे में फिर राष्ट्रीय मोर्चा जो है उसने सरकार बनाई, जो कि गठबंधन की सरकार थी। तो ये राष्ट्रीय मोर्चा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मोर्चा ने कब सरकार बनाई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1989। इसको सपोर्ट किसने करा था, जनता पार्टी ने। और जो लोकल पार्टियां थी, क्षेत्रीय दल थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। बीजेपी ने और वाम मोर्चे ने, इन्होंने क्या करा, बाहर से समर्थन कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर रहे, इसलिए इन्होंने इसको सपोर्ट कर दिया। 1990 के दशक में कुछ ताकतवर पार्टी और आंदोलन जो थे वो चलते रहे। इन पार्टी और आंदोलनों ने दलित और पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी की। इस समय में एक नया मुद्दा सामने आ जाता है, वो था एससी, एसटी, ओबीसी, और खासकर फोकस ओबीसी पे ज़्यादा था। तो ये वाला जो सिस्टम था इस समय काफ़ी देखने को मिला। तो ज़्यादातर पार्टियां जो थी वो इनको अपना चुनावी मुद्दा भी बना रही थी। ठीक है, 1996 में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी वो भी आप इसी तरीके की सरकार समझ सकते हो। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे के समान ही संयुक्त मोर्चा था। जैसे 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे ने सरकार बनाई, इसी तरीके से संयुक्त मोर्चे ने सरकार बनाई। अब ये मोर्चा, संयुक्त मोर्चा एक गठबंधन का नाम है। ठीक है, जिसमें छोटी छोटी पार्टियां शामिल होती हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है कि बताइए, राष्ट्रीय मोर्चे ने कब सरकार बनाई गठबंधन की। ऑप्शन में दे देंगे 1980, 1989, इस तरीके से। ठीक है, 1998, 1996, कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे ने बनाई थी, तो आप तुरंत ही उसका आंसर बता पाओगे। इसी तरीके से संयुक्त मोर्चा ने 1996 में बनाई थी, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चे ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को अपना समर्थन दिया था, क्योंकि ये चाहते थे कांग्रेस जो है वो सत्ता से बाहर रहे। ठीक है, और कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा को समर्थन करा। इसी तरीके से जैसे कि बीजेपी ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर करा, ऐसे ही कांग्रेस ने बाद में फिर संयुक्त मोर्चे का समर्थन कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी वगैरह फायदा उठा पाए। ठीक है, क्योंकि ये बीजेपी को बाहर देखना चाहते थे। तो ऐसे ही चलता रहा, मतलब राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने 1991 से 1996 के चुनाव में अपनी जो स्थिति थी वो मजबूत कर ली थी।
1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिला था, लेकिन ज़्यादातर दल जो थे वो इनकी पॉलिसी के खिलाफ थे। तो भाजपा जो थी वो लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाया उसको, ठीक है। भाजपा का राष्ट्रीय गठबंधन जो है वो एनडीए है, जिसको एनडीए को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक, ठीक है, अलायंस, जिसको एनडीए बोलते हैं हम। तो याद रखना। अब देखिए यहाँ पे क्या बदलाव आता है। यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों को एक चीज समझ में आ जाती है कि अब वो दौर चला गया जब सबको बहुमत मिलता था, अब तो हमें जोड़ तोड़ करके ही सरकार बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो एक गठबंधन बनाती है जिसको यूपीए कहा जाता है, ठीक है। यूपीए जो था वो किसका गठबंधन था, कांग्रेस का। ऐसे ही बीजेपी क्या करती है, बीजेपी भी एक गठबंधन बनाती है जिसको एनडीए कहा जाता है। इसमें कई सारी पार्टियां थी, ठीक है, कई सारी पार्टियां इनमें होती है। कौन कौन सी पार्टी थी इन गठबंधन में, ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि कांग्रेस ने यूपीए बनाया और बीजेपी ने एनडीए बनाया, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार गठबंधन की राजनीति का एक लंबा दौर शुरू हो गया, जो कि 2014 में आकर टूटा। 2014 में क्या होता है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, ठीक है। 2014 में जो इलेक्शन होते हैं, फिर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पहली बार। तो यहाँ पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी सरकार जो है वो गठबंधन वाली ही है, ठीक है। एनडीए को साथ में लेकर ही सरकार चल रही है। ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिस्टम चला आ रहा था कि भाई बहुमत नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो 2014 में वो सिस्टम टूट गया था, बीजेपी को मिल गया था बहुमत, ठीक है। लेकिन सरकार फिर भी गठबंधन वाली ही है। सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार किया। 2019 में, उसके बाद जो अगले चुनाव 2019 में हुए, यहाँ पे भी इनको बहुमत मिल गया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि गठबंधन का दौर जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, जो वैसा पहले जैसा माहौल फिर से हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। बीजेपी 1998 के मई से 1999 के जून तक सरकार में रही। 1999 में गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल करी और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, और 1999 वाली एनडीए सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया था 5 साल वाला। तो ये आगे मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, उसमें समझा दूंगा, ठीक है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी, भाजपा ने समर्थन करा था। 1996 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने समर्थन करा था। 98-99 में फिर एनडीए की सरकार बनी थी। फिर 2004 से 9 में आपको यूपीए दिखाई देगी। तो ये इस तरीके से गठबंधन वाली सरकारें बन रही है, ठीक है। राजग, इसको हम एनडीए कहते हैं, इसका फुल फॉर्म ये है, और ये यूपीए है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से कि कब किसकी सरकार रही। 1989 के बाद जो सरकारें आई हैं वो गठबंधन की थी, और वो कुछ इस तरीके से थी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो 9वीं लोकसभा के इलेक्शन थे 1989 से 91 तक, ठीक है, छोटे समय के लिए, इसमें सरकार थी राष्ट्रीय मोर्चे की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह और फिर बने श्री चंद्रशेखर, ठीक है। इसको राष्ट्रीय मोर्चा को समर्थन करा था बीजेपी ने प्लस अदर पार्टियों ने, क्योंकि ये चाहते थे कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखें, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर 10वीं जो लोकसभा है वो 1991 से 96, यानी 5 साल, इसमें सरकार चलाती है कांग्रेस, और प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ये अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है, यानी चल जाती है 5 साल। के बाद 11वीं जो लोकसभा है ये है 1996 से 96 तक की, यानी भाजपा को कुछ ही दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में सत्ता से बेदखल होना पड़ता है। फिर 1996 से 98 2 साल के लिए संयुक्त मोर्चा सत्ता में आती है, जिसको कांग्रेस ने समर्थन करा था, क्योंकि ये चाहते थे बीजेपी जो है वो सत्ता से बाहर रहे। तो इसमें एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जो थे वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर 12वीं जो लोकसभा है वो 1998 से 99 एक साल ही चलती है। ये यहाँ पे एनडीए फर्स्ट की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर इसके बाद जो 13वीं लोकसभा आपको यहाँ पे देखोगे 1999 से 2004, यहाँ पे एनडीए सेकंड एनडीए 2 की गवर्नमेंट बनती है। इसमें भी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं, और ये जो अपना कार्यकाल है 5 साल का पूरा कर लेती है। फिर 14वीं जो लोकसभा है इसमें 2004 से लेकर 9 तक, इसमें यूपीए यानी कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार होती है, यूपीए 1 कहा जाता है इसको। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मनमोहन होते हैं। फिर 1909 से लेके 1914 तक यूपीए 2 ये भी अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रहते हैं, यानी लगातार आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 कार्यकाल पूरे हो जाते हैं। इसके बाद 2014 में होती है 16वीं लोकसभा के इलेक्शन। इसमें क्या होता है, एनडीए जो थर्ड है उसकी गवर्नमेंट बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद जो 17वीं लोकसभा है 19 में इलेक्शन होते हैं, जो कि अभी चल रही है वर्तमान में, ठीक है, ये 17वीं। इसमें भी एनडीए 4 की गवर्नमेंट है, और
श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, अब जो है ये 2014 और 2019 यहाँ पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया, यानी कि 272 सीटें चाहिए होती है, उससे ज़्यादा सीटें इनको मिल गई है। चाहे तो अपने दम पे सरकार बना सकते हैं, लेकिन अभी भी ये गठबंधन के साथ ही हैं, क्योंकि गठबंधन जो है उसको साथ लेकर ही चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जरूर टूट जाती है कि जो पहले वाला दौर था जब कांग्रेस को बहुमत मिलता आ रहा था, ठीक है, बीच में मिलना बंद हो गया था, वो वाला सिस्टम वापस से यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ सरकारें हैं, ये आपको याद रखनी है। गठबंधन सरकारों के उदय के कारण कि आखिर क्यों गठबंधन की सरकारें आई, तो इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल हैं, जो नेशनल पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई, ठीक है, ये उतनी सक्षम नहीं थी उस समय में 1989 के बाद कि ये अपने दम पे सरकार बना पाए, कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो। हालांकि इस समय में बीजेपी जरूर ऊपर उठ रही थी, कांग्रेस कमजोर हो रही थी। मेन मेन नुकसान जो था वो कांग्रेस को हुआ। क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टी होती हैं इनकी भूमिका बढ़ने लगी थी। ठीक है, तो ये एक कारण हो जाएगा। फिर जाति और संप्रदाय पे जो आधारित जो अवसरवादी राजनीति होती है, ये राजनीति इस समय में महत्वपूर्ण हो गई थी। कई सारी तो जाति के नाम पे पार्टियां बना दी गई थी और उन्होंने तो कई स्टेट में सत्ता चला रखी है, यानी इस लेवल का राजनीति में हेरफेर हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूपीए और एनडीए जो गवर्नमेंट है उसमें कौन सी पार्टियां शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यूपीए देखिए, यूपीए में कौन कौन सी पार्टियां शामिल है ये समझिए। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको लीड कर रही है, यानी मेन पार्टी जो है कांग्रेस है। इसमें भारतीय जनता दल, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सब क्या है, यूपीए के सपोर्ट करती है, यूपीओ के साथ है। इधर एनडीए यानी बीजेपी वाली जो गवर्नमेंट है, इसको इसमें जो लीड कर रही है वो बीजेपी हो गई। और अकाली दल जो पहले थी अब नहीं है, ठीक है, अकाली दल ने इसको सपोर्ट करा है। शिवसेना, शिवसेना एक नाथ शिंदे वाली जो अभी आप देखते हो, इसने सपोर्ट करा है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो इसके सपोर्ट में है। अपना दल जो पार्टी है वो सपोर्ट करती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है ये सपोर्ट करती है। इनके अलावा छोटे मोटे राजनीतिक दल और भी होते हैं जिनकी लोकसभा में एक दो सीटें होती हैं। ठीक है, ये कुछ मेन पार्टियों के रूप में आप इन्हें देख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, ये हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो, इस समय में एक और नई चीज आती है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में सहमति बढ़ती है कुछ मुद्दों को लेकर। तो वो मुद्दे कौन से थे? तो नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी उस पे सहमति बन जाती है, लगभग सभी की सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें तैयार हो जाती है। फिर पिछड़ी जाति के राजनीतिक और सामाजिक दावों को स्वीकृति प्रदान करना, इसमें भी सहमति बढ़ जाती है। फिर क्षेत्रीय दल जो है इनकी भूमिका और साझेदारी को भी पार्टियों ने स्वीकार करा। और विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पे बल दिया जाने लगा कि कार्य कर कर दिखाओ, विचारधारा से महत्व नहीं है, आप कुछ करके दिखाओ जनता के लिए। ठीक है, तो ये चीजें। नेक्स्ट है विकास और सुशासन, ये मुद्दा। तो 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्या हुआ? पूर्ण बहुमत मिला, ये तो है ही परिवर्तन। और क्या परिवर्तन हुआ? यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जाति और पंथ वाली जो राजनीति चलती आ रही थी, अब इसका ट्रांसफर हो गया, यानी जाति और पंथ वाली राजनीति से छोड़कर वोटर्स जो हैं वो सबका साथ सबका विकास और विकास और सुशासन वाले मुद्दों पे वोट करने लगे। ठीक है, इसीलिए जो एनडीए सरकार है उसने विकास और सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं ये इन्होंने शुरू की, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सारी की सारी योजनाएं लेकर आए। ठीक है, इन योजनाओं का उद्देश्य जो था वो गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन सबको लाभ पहुंचा सके। ठीक है, विभिन्न राज्यों के जो मतदाता हैं उनको फायदा हो सके, इसलिए ये केंद्र सरकार जो है ये योजनाएं लेकर। तो अब इन योजना पे पढ़ते हैं, और ये योजना जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी न्यू टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, जो भी न्यू टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। 100% क्वेश्चन वहां से आपके पेपर में आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ये योजना याद करके जाना, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, 2016 में शुरू हुई थी। इसमें क्या है कि जो गांव के लोग होते हैं जो चूल्हे वगैरह पे खाना बनाते थे, लकड़ी वगैरह जलाते थे, ठीक है, उपले जलाते थे, उनको उससे वो सिस्टम खत्म करके उनको एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाना इस योजना के तहत काम किया गया था। सेकेंड है आपकी स्वच्छ भारत अभियान। इसके नाम से ही पता लग रहा है स्वच्छ भारत यानी कि साफ सफाई से रिलेटेड है। ठीक है, 2014 में शुरू हुई थी और इसमें खुले में शौच पे प्रतिबंध लगाने की और कचरे को सही तरीके से निपटान करने की योजना थी ये।
जनधन योजना, इसमें इसके तहत क्या किए गए, बैंक अकाउंट खोले गए थे। ठीक है, हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, चाहे बैंक में हो या चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, उसका खाता खोलें और जो सरकार को उनको लाभ पहुंचाना है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये जनधन योजना लाई गई। इसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 2015 में आई थी। इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराना, किसानों को बिजली मिल पाए और जो उपभोक्ता हैं ग्रामीण उनको बिजली मिल पाए, इसलिए ये योजना लाई गई थी। फिर है आयुष्मान भारत योजना, इसमें क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड है। इसके तहत लोगों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और जो लोग एक बीमा कार्ड समझ लो आप उसे, और जो लोग सक्षम नहीं है उनको इलाज मिल सके, इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बचाओ, यहाँ पे बचाओ आएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये जो 2015 में लाई गई थी, इसमें जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया गया था ताकि उनको पढ़ाया जाए ताकि वो अपना विकास आगे कर सके। ठीक है, फिर इसके बाद है किसान फसल बीमा योजना, 2016 में आई और इसके अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में अगर उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो उनको बीमा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ताकि उनका नुकसान ना हो। तो ये हो जाता है, तो ये टॉपिक आपको याद रखते हैं। मंडल मुद्दा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मंडल आयोग जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में बनाया गया था, ठीक है, उसने अपनी सिफारिशें दी थी, तो उसकी जो सिफारिश थी उसको राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने लागू करने का फैसला लिया। इसमें क्या था, इसमें ये बातें थी कि केंद्र सरकार की नौकरी में 27% का जो आरक्षण है वो ओबीसी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस पे बातें थी जिसके लिए कुछ आंदोलन भी हुए थे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। लगभग लगभग मैंने आपको सब कुछ बताया है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक मैंने नहीं बताए हैं, वो इसलिए नहीं बताए क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए। ठीक है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वही आपके सिलेबस के अंदर है, इसी से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैंने पूरा चैप्टर भी कराया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।